26/11 जो है इट वाज अ लश्कर तैयबा ऑपरेशन। 26/11 से पहले इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को 26 अलर्ट्स मिले थे। अगर ईरानियन रेवोल्यूशन ना होता 99% ऑफ द केस में शायद पाकिस्तान टेररिज्म कर ही ना पाता। Army frogman came with charts and he was showing landing spots. So I immediately figured कि this was landing sites were chosen by the Pakistan Navy Special Forces. Pakistan has started training terrorists in Mangla Dam. Now Mangla Dam is where SSG Navy does its training. And when I interviewed हमारे जो मरीन कमांडो से मैंने बात की है, सर इन्होंने जो किया 26/11 में इसकी ट्रेनिंग तो हम करते हैं। पाकिस्तानी जनरल्स कौन कौन से ऐसे रहे हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ आज तक कोई ना कोई वॉर वेज किया है? पाकिस्तान आर्मी की जो डिक्टेटर्स, यू नो व्हाट दे फियर द मोस्ट? अमन, शांति, पीस। दे लाइक कॉन्फ्लिक्ट। इफ यू टेक इस्लाम आउट ऑफ पाकिस्तान, वो क्या बन जाएंगे? इंडियंस बन जाएंगे। ये जो सारी जो प्लानिंग है, फिदाइन अटैक्स, 26/11 के अटैक्स, दे वर ऑल द वर्क ऑफ परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तानी जो जनरल्स है ना, दे आर द मोस्ट करप्ट क्रिमिनल्स इन द वर्ल्ड, राइट? बिकॉज उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है, जी, चाइनीज की बैकिंग है, अमेरिकन की दोस्ती है और स्टेट की इम्यूनिटी है। बिल्कुल। क्या ये जनरल्स हैं या ये सिस्टम है जो खराब है? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें। एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। सो आज जब हम बात करने वाले हैं यार पाकिस्तानी जनरल्स कौन कौन से ऐसे रहे हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ आज तक कोई ना कोई वॉर वेज किया है। मतलब हमने नाम तो 2-3 के सुने हैं, बट रियलिटी में जो कश्मीर का जो प्रॉब्लम है या खालिस्तानी मूवमेंट का जो प्रॉब्लम है, वो शुरू कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या था, उस टाइम पे कौन ISI चीफ था या PM था पाकिस्तान का, या मैं बोलूँगा आर्मी चीफ था, वो जो मोमेंट था ना हिस्ट्री का, वो हमें पूरा बताता है कि एग्जैक्टली पाकिस्तान ने क्यों किया जो हमारे साथ हुआ। बिल्कुल। हम लोगों को ये तो पता है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली इन्फिल्ट्रेट करता है, टेररिज्म फैलाता है। इनफैक्ट पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा जो खालिस्तानी मूवमेंट था उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ रहा है। बट क्यों? क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, खासकर 1971 के बाद नहीं थे, और उससे पहले तो वैसे भी मतलब इतना तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है कि इतने पैसे आ रहे हैं कि ये सब कर पाए। तो जब मैं पढ़ रहा था मुझे कुछ फैक्ट्स पता लगे कि पहला 2 इंडिपेंडेंट चीज़ें हुई जिसका पाकिस्तान और इंडिया से कोई लेना देना था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन वॉज ईरानियन रेवोल्यूशन। ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, खमेनी आया, उसकी वजह से US की बहुत ज़्यादा धजिया उड़ी वहाँ पे, और US को था प्रूव करना कि मुझे अब कोई ना कोई विन चाहिए। और वहाँ पे क्योंकि US का एंटी आ गया, मतलब खमेनी वॉज ऑब्वियसली एंटी US, तो ईरान और US के बीच में वहीं से तनाव शुरू हो गया। तो ये इंडिपेंडेंट है, जो बिल्कुल आगे कैसे कनेक्ट होगा वो बताऊंगा मैं। दूसरा, सोवियत यूनियन उसी टाइम पे इन्वेड करता है अफगानिस्तान। अब क्योंकि अफगानिस्तान इन्वेड करता है तो अब US वाज ऑब्वियसली अगेंस्ट सोवियत यूनियन एट दैट टाइम। कोल्ड वॉर वाज ऑन। अब उनको चाहिए कि यार अफगानिस्तान बिकेम अ मोमेंट जहां पे अब US को वापस से एक विन चाहिए, क्योंकि US वाज लुकिंग वीक, क्योंकि ईरान अभी अभी उनके हाथ से निकला और वियतनाम वॉर वो हार चुके थे कुछ साल पहले, 1973 में। एग्जैक्टली। तो US को विन दिखानी है तो US को चाहिए अफगान। अब क्योंकि US को अफगान चाहिए तो ईरान की हेल्प तो ले नहीं सकता, ईरान एंटी हो गया। इस तरफ चाइना है, चाइना हेल्प करेगा नहीं। इस तरफ वैसे सोवियत यूनियन है तो वो तो वैसे ही नहीं हेल्प करने वाला, उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बचा कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वाज जस्ट सिटिंग एट द राइट नेबरहुड ऑफ अफगानिस्तान। इस वजह से पाकिस्तान बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट जहां से CIA ने पहले उनको फंडिंग दी, एंड सऊदी अरेबिया मैच्ड इट विद इक्वल $to $. $6 बिलियन दिए गए पाकिस्तान को कि आप मिलिटेंट्स को ट्रेन करो और उन मिलिटेंट्स को आप अफगान भेजो, अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए। वहां से मिलिटेंट ट्रेन हुए, और उन मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देने के बाद जब सोवियत यूनियन वापस चला गया हार के, अब वो मिलिटेंट्स बच गए, खाली थे। यहां से शुरुआत होती है पूरी की पूरी टेररिज्म इन कश्मीर एंड टेररिज्म इन खालिस्तान। एब्सोल्युटली। ये मैं, टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग इट दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। व्हाट यू जस्ट स्पोकन नितिन, ये बहुत कम इंडियंस को भी पता है कि 1979 कितनी एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इंडिया की हिस्ट्री में। जैसे आपने कहा कि पहले ईरानियन रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है, उसके बाद ये सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। उससे पहले एक बहुत ही अहम लैंडमार्क इवेंट है जो सीज ऑफ मक्का, जो मिलिटेंट्स घुस जाते हैं, सऊदी मिलिटेंट्स मक्का पे कब्जा कर लेते हैं, और एक स्टैंड ऑफ शुरू हो जाती है जहाँ से वो मतलब वो प्रोक्लेम करते हैं कि हम महदी हैं और मतलब वी आर द चोजन मुस्लिम्स वगैरह। एंड सऊदी अरेबिया एक तरह से
हिल जाता है, क्योंकि यू हैव द शिया रेवोल्यूशन एंड इधर आपके सुन्नी जो पॉपुलेशन वो भी मतलब काफ़ी नाराज़ है आपसे, उनकी जो लेजिटिमेसी है वो इट वाज शेकन, सो दे स्टार्टेड फंडिंग the religious schools, or they Madrasa. funding the madrasas and all, exporting the revolution to counter the Shia revolution. You had a Sunni revolution, और ये Wahhabism and all that starts being exported. So it is actually a combination of these three events. 1979. मतलब देखा जाए तो अगर ईरानियन रेवोल्यूशन ना होता, Yes. या अगर सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पे इन्वेजन ना होता, Yes. तो शायद का मुझे लगता है 99% ऑफ द Yeah. केस में शायद पाकिस्तान टेररिज्म कर ही ना पाता. You're right. Or it would have been the terrorism in Pakistan would have been at a very low, चाय की टपरी के लेवल का होता. हाँ बिल्कुल. ना कि ये MNC लेवल पे जहाँ तक वो आज पहुँच गए, जो हमारे जो डिप्लोमेट्स कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म चल रहा है उसको बंद किया जाए. ये इंफ्रास्ट्रक्चर कब बिठाया गया, कब बनाया गया? 1979 के बाद. तो ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं, बिकॉज आई बिलीव पाकिस्तानी जो जनरल्स हैं ना, दे आर द मोस्ट करप्ट क्रिमिनल्स इन द वर्ल्ड. राइट. बिकॉज उनके पास देखा जाए तो न्यूक्लियर वेपन्स है, जी. चाइनीज की बैकिंग है, अमेरिकन की दोस्ती है, और स्टेट की इम्यूनिटी है. बिल्कुल. ये 4-5 चीज़ें उनके पास है जो वो लेके बैठे हैं. और सबसे पहले मैं इससे शुरू करना चाहूँगा हमारे फर्स्ट जनरल से, जो है मोहम्मद जियाउल हक. Yes. उनके बारे में शुरू करते हैं. उनके बारे में आप बताओ. Yeah. हाउ, बिकॉज जितना मैंने पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा है कि दैट वाज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ टेररिज्म. Yes. Now, Ziaul Haq actually is one of the most fascinating of these, ये जो सारे जो evil characters हैं, generals जो है पाकिस्तान के, he is one of the most fascinating characters. उसके अगर आप फोटोज देखो, if you know, for your viewers, they would, if they want to see him on screen, I think he's been portrayed only once on screen. ओम पुरी ने उनको प्ले किया था. एक फिल्म है चार्ली विल्सन्स वॉर, इन टॉम हैंक्स प्लेस चार्ली विल्सन, उसमें ओम पुरी प्लेस जियाउल हक. So he was, so I asked him, so those days I was in Bombay when this movie was released. तो मैंने कहा, ओम जी आपने कैसे रिसर्च किया इसका? He said, देखो बहुत कम वक्त था मेरे पास, so I had to go and get hold of some research. So I knew Shatrughan Sinha was a friend of Mohammad Ziaul Haq. अच्छा. Yeah, so they were very close family friends. So he used to, you know, get a lot of audiences with General Zia and all that. तो उसने काफ़ी सारा रिसर्च वहीं से शुरू किया. Zia is a very fascinating character, born in Jalandhar. अभी ये बहुत एक यूनिक ये है कि आउट ऑफ द 5 पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेटर्स, 2 are born in Jalandhar. अच्छा. Well, they, or at least trace their, one traces his origins there, that is Munir, and the other Asim one Munir. is Asim Munir. Asim Munir's family is from Jalandhar, and Zia is of course born there. 24 में शायद he was born, 24 or 25. He's studied in St. Stephen's College, Delhi. जियाउल हक Yes. सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े. St. Stephen's, yeah. अच्छा. He's a graduate of Stephens. वाओ. स्टीफेनियन है वो, बहुत ही एरुडाइट शार्प थे, बहुत ही शातिर खिलाड़ी थे. And when he was brigadier in the Pakistan army, he has carried out the massacre of Palestinian Liberation Organization fighters करीब 1970 में. Black September एक event जिसको कहा जाता है, where Jordan के, he was working with the Jordanians like a mercenary kind of thing. The Pakistan army was sent there to help Jordan quell the rebellion of the Palestinians. Palestinian Liberation Organization. उन्होंने बहुत सारे Jordanians को, Palestinians को मार दिया था in Jordan. Ziaul Haq was not the front runner to become army chief around 76 में. उनका नंबर था नंबर 3 या नंबर 4. अच्छा. लेकिन वो इस तरह से अपने आप को जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने ऐसे पेश करते हैं कि मैं आप ही का आदमी हूँ. इफ़ यू सी द फोटोग्राफ्स ऑफ जिया विद जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि बहुत सबसे पावरफुल व्यक्ति थे पाकिस्तान में आफ्टर द ब्रेकअप. 71 वॉर के बाद पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए थे, एक बांग्लादेश बन गया था. एंड Zulfikar Ali Bhutto took this chance and he became the martial law administrator, the most powerful politician in Pakistan. He wanted to reshape Pakistan unki, as he wanted. He started the nuclear weapons program. And उनको लगा कि आप किसको चुना जाए आर्मी चीफ के लिए. And Zia was number 3, number 4 in the list, and he inveigled himself to Zulfikar Ali. सर मैं आप ही का आदमी हूँ, इसी को बना देते हैं चीफ. चीफ बनने के बाद विद इन अ ईयर इन्होंने ऐसे सिचुएशन इंजीनियर कर दिया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को एक मर्डर के केस में अंदर कर दिया. ही ओवरथ्रू दिस रेजिम. जुल्फिकार अली भुट्टो, द मैन हु मेड हिम आर्मी चीफ, उसको अंदर कर देते हैं. एंड विद इन 2 years ही इज एक्सिक्यूटेड. जो सबसे पावरफुल व्यक्ति थे पाकिस्तान में, जुल्फिकार अली भुट्टो, उसको मतलब एक तरह से ही वॉज लिटरली हाफ डेड. जब उनको when he was taken to the gallows, he was like a frail this thing, and he couldn't believe कि मुझे they are hanging me. क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ, मैंने इतना सब किया है आपके लिए.
nothing doing. He was executed 77. Or there was a worldwide condemnation, and that is why I see echoes of what is going on with Munir and Imran Khan with what happened 50 years back, 50 साल पहले जो पाकिस्तान में बट इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तानी आर्मी को जिहाद फैक्ट्री में बिल्कुल कर दिया। उनका ये मानना ये था कि अगर आप इफ यू टेक इस्लाम आउट ऑफ द अरब्स दे विल स्टिल बी अरब्स, इफ यू टेक इस्लाम आउट ऑफ टर्क्स दे विल स्टिल बी टर्क्स, बट इफ यू टेक इस्लाम आउट ऑफ पाकिस्तान वो क्या बन जाएंगे? इंडियंस बन जाएंगे। Therefore he said कि we have to become a fortress of Islam। और ये मैं समझता हूँ 71 के शॉक के बाद उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये मतलब दो प्रोविंसेस थे, किस तरह से वो हाउ दे ब्रोक अवे, बांग्लादेश कैसे बन गया। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर ओन थिंग, द वे दे ट्रीटेड द बंगालीज, जेनोसाइड करा दिया, इतने सारे लाखों बंगालियों को उन्होंने मार दिया था, बिकॉज ऑफ विच इंडिया हैड टू इंटरवीन। रेफ्यूजीज आ रहे थे हमारे 71 वॉर की, मैं क्विक हिस्ट्री दे रहा था आपको, बट दे कुडंट बिलीव, दे वेंट इनटू शॉक। सो जिया सेड देखो अभी हमारे वजूद बनाने के लिए वी एक्चुअली शुड बिकम अ फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम एंड वी शुड पिवट टुवर्ड्स वेस्ट एशिया, यानी कि हमारे जो अरब रूट्स हैं। और तब से उनको दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एज क्लोजर टू द अरब्स, कि हमारी जो एंसेस्टर्स हैं वो अरब इन्वेडर्स थे जो कि सिंध पे कब्जा किया था इन द 8th century एंड ऑल दैट, वी ट्रेस आवर ओरिजिन फ्रॉम देयर। तो इस तरह से उन्होंने एक रीमेक किया अपनी हिस्ट्री को। See, the problem with Pakistan is, what is the story of Pakistan क्या है? It is basically Indian Muslims who are disaffected with, उनको लगा कि यार अगर independence comes, then Hindus जो majority में हैं वो हम पे राज कर देंगे। हम इतने साल राज कर रहे थे because of the Mughal Empire and all that, and today we will be second-grade citizens. So that is how the movement for Pakistan began. And ये Pakistani movement is also very interesting. It was actually the Bengalis, it was the educated जो landed लोग थे अलीगढ़ के and all of these places, the Indian Muslims, the prosperous Indian Bengalis thinkers जो थे, they created the idea of Pakistan. Muhammad Ali Jinnah, educated barrister from Bombay, but जैसे वो वहाँ चले गए, the whole movement of Pakistan gets hijacked by the Punjabis. So over a couple of generations वहाँ की जो local Punjabis है, they have now started dominating everything. So it is, if you look at the dictators also, पहले जो दो डिक्टेटर थे वो पठान थे, राइट, द फील्ड मार्शल अयूब खान, देन हिज प्रोटेजी जो है जनरल याया खान, ये दोनों पठान थे। जिया वाज द फर्स्ट पंजाबी डिक्टेटर जो कि जालंधर के बॉर्न थे। ही वाज अ अरायन कम्युनिटी जो फार्मिंग कम्युनिटी है। द फोर्थ डिक्टेटर इज फ्रॉम दिल्ली, मुहाजिर, परवेज मुशर्रफ, मुहाजिर। आसिम मुनीर is Punjabi, so he's again part of the mainstream thing. So Zia was actually a Punjabi Musliman who actually epitomized the takeover of Pakistan and Pakistan army by the Punjabi Muslims. तो उनका he has brought so much of Islam into this thing. उनकी जो faith, unity, discipline जो motto था उनका पाकिस्तान आर्मी का, उन्होंने चेंज कर दिया, जिहाद इन द नेम ऑफ अल्लाह कर दिया था उन्होंने। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था ना, तो मुझे 3-4 मेन पिलर्स नजर आए। पहला तो ही वाज द वन जिसने इस्लामाइजेशन किया आर्मी का, और इनफैक्ट उन्होंने इस हद तक किया कि अगर आप प्रे करते हो और इस्लाम को फॉलो करते हो तो आपको प्रमोशन भी जल्दी मिलेगा आर्मी में। दूसरा उन्होंने किया मुजाहिदीन की पाइपलाइन, मतलब जो CIA और सऊदी अरब ने फंडिंग दी, उसको किस तरीके से यूज करके हमें पाकिस्तान से इंडिया डाइवर्ट करना है। ही वाज द वन हु मास्टरमाइंडेड। देन कश्मीर ब्लूप्रिंट ऑफ कौन, वो पैसे जो आ गए उसको कैसे कश्मीर पे डाइवर्ट करना है, कैसे ट्रेनिंग इक्विपमेंट को कश्मीर पे डाइवर्ट करना है, एज वेल एज खालिस्तान में डाइवर्ट करना है। He was the one behind it. Absolutely. And his biggest thing was to understand, and the Pakistan army post 1971 उनको इस बात का यकीन हो गया था कि हम इंडिया को कन्वेंशनल वॉर में कभी नहीं हरा सकते हैं। दे आर मच बिगर देन अस। कन्वेंशनली तो मतलब हमारे देश के 2 हिस्से कर दिए उन्होंने, हो सकता है अगले 3-4 और हिस्से भी कर देंगे। सो हाउ डू वी फाइट इंडिया? तब उन्होंने ये किया कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर करेंगे। एंड ये पूरी जो ट्रेनिंग उनको कहाँ से मिली, 1979 वाले जो मुजाहिदीन कैंप्स में, the CIA was also involved. Of course, CIA did not tell them to go and attack India. But ये जो सारी उनकी जो ट्रेनिंग टैक्टिक्स वगैरह, उनको सब ये जो पूरी सीख है उनको यहीं से मिली। या फ्रॉम द अफगान वॉर। और वो पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया। आपने जब स्टार्ट में शत्रुघ्न सिन्हा और ओमपुरी की बात कर रहे थे ना, तो चार्ली विल्सन वॉर है ना, तो उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग मेरे पास एक स्टोरी है। तो 1980 में एक अमेरिकन कांग्रेसमैन था, उसका नाम था चार्ली विल्सन।
एंड ये बंदा लास वेगास में हॉट टब में बैठा था और विद नेकेड स्ट्रिपर्स एंड कोकेन वोकेन कर रहा था, और ये रियल फैक्ट है। Yes. और टीवी पे डैन रैदर अफगानिस्तान की न्यूज़ दिखा रहा था, Right. और विल्सन ने हॉट टब से निकल के बोला कि ये वॉर मैं जीतूंगा। Right. और उसी दिन उसने रातों रात कोकेन स्नॉट करते करते Right. ये बोला कि अफगानिस्तान का बजट $5 मिलियन से बढ़ा के $1 बिलियन कर दो। Right. एंड CIA का ये जो सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन है, Yeah. हिस्ट्री का सबसे बड़ा, बेसिकली एक नशा करने वाले बंदा कांग्रेसमैन, Right. उसके कहने पे ये वहां से शुरुआत हुई थी, और उसी के ऊपर ये मूवी बनी है, चार्ली विल्सन्स बिल्कुल। वॉर। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग नितिन, कि आपने कहा कोकेन के बारे में कहा, विच इज अ प्रोडक्ट दैट ग्रोज इन साउथ अमेरिका, हाँ। और कहा जाता है कि बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से कोकेन वहाँ उगना शुरू हुआ, एंड नाउ इन अफगानिस्तान इट इज हेरोइन। हाँ। और इस वॉर का एक सबसे बड़ा जो फॉल आउट है कि अफगानिस्तान बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोअर्स ऑफ पॉपी इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये अगर वॉर को फंड कर रहा है तो पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसे Interesting. इट विल कम फ्रॉम ड्रग्स ओनली। वाओ, सो मच ऑफ फैक्ट्स एंड हिस्ट्री इनसाइट्स की क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें, मतलब मैं पढ़ता हूँ तो। और सबसे इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट मुझे मिला, जब जिया CIA के साथ बात कर रहा था, या इनफैक्ट सऊदी ने अपने यहाँ से ओसामा बिन लादेन को भेजा उस सिविल उसी इंजीनियर टाइम थे। पे। बिल्कुल। और ओसामा बिन लादेन को भेजने का रीज़न ये था क्योंकि ओसामा बिन लादेन के जो फादर है, Yeah. उनकी बिन लादेन कंस्ट्रक्शन ग्रुप Yes. एक कंपनी थी, Yeah. जो कि एक्सपर्ट थी सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छे अच्छे रॉयल पैलेसेस बनाने में, Infrastructure बनाने टनल्स में, बनाने में, tunnels. एयरपोर्ट्स बनाने Yeah. में। इस एक्सपर्टीज को ओसामा बिन लादेन ने यूज किया, अफगानिस्तान में बहुत अच्छी टनल्स बनाई, Yes. जो कि यूएस के लोगों ने यूज की बचने के लिए USSR के फाइटर्स से। बिल्कुल। और वो टनल आज ओसामा बिन लादेन उसी टनल में बाद में मिला था, और उसी टनल में उसको वो अटैक किया गया था यूएस ने। मतलब कितनी Yes. इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आप खुद ही आपने सांप को पैदा किया, Yeah. और उसी सांप को आप मारने के लिए बाद में निकले थे। बिल्कुल। ये हमेशा ऐसा होता है कि जैसे आप कहते हो सांप को आप उगाते हो, आप पलने देते हो आपके बैकयार्ड में, आप उसको खिलाते हो पिलाते हो। जैसे कि हिलरी क्लिंटन ने जो कहा 2011 में स्नेक्स, वो बहुत फेमस स्पीच लाइन उनकी, वो लाइन उन्होंने दिया कि दोज हु कल्टिवेट स्नेक्स इन देयर बैकयार्ड शुड बी केयरफुल, क्योंकि द स्नेक्स विल बाइट देम आल्सो Yeah. वन डे। तो पाकिस्तान के साथ ये, लेकिन उन्होंने मतलब ये फैक्ट तो बिल्कुल एडमिट कर दिया है कि बस हम खिलाएंगे भी उनको, स्नेक को पालेंगे भी, और थोड़ा बहुत ये स्नेक बाइट तो होगा ही, वील हैव टू हैंडल दैट। बट आपको क्यों लगता है क्यों किया जिया उल हक ने ये सब कुछ? जिया डिड इट बिकॉज ही वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, ग्लोबल प्रेशर, कि आपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये जिया जुल्फिकार अली भुट्टो को अनसीट कर दिया, मिलिट्री कू कर दिया आपने, you're a dictator, you have taken over power, this country is believed to be developing nuclear weapons also, it's a dangerous instability। बहुत प्रेशर था जिया पर। जिया यूज जो हम अक्सर कहते हैं ना आपदा में अफसर, ही वॉज द नंबर वन मास्टर ऑफ दिस, कि इस आपदा को कैसे मैं अफसर में बदल दूं। और हर जो डिक्टेटर है उसके बाद, पहले भी ऐसे ही थे, पाकिस्तान आर्मी की जो डिक्टेटर्स पैदा होते हैं वो सबसे ज्यादा व्हाट दे फियर द मोस्ट, अमन, शांति, पीस। दे लाइक कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट है तो इसका मतलब है आपदा है, राइट, इमरजेंसी। और इस इमरजेंसी में वो देखते हैं कि हमें कितना मिल सकता है, इसमें कितने पैसे बना सकते हैं। आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ सीइंग इंटरसेप्ट्स ऑफ 2 पाकिस्तानी जनरल्स। कुछ साल पहले मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त थे जो एक एजेंसी में थे, उन्होंने बोला देखो यार ये कैसे बात करते हैं पाकिस्तानी जनरल। उन्होंने खोल के दिखाया, ये एक इंटरसेप्टेड चैट है, आई वोंट टेल यू विच जनरल इट इज, बट वो एक जनरल, ये अफगान वॉर के सिलसिले में, द न्यू वन आफ्टर 2001, एक जनरल बोल रहे हैं यार ये अफगानियों को $40 बिलियन दे रहे हैं अमेरिकन, और हमें सिर्फ 7-8 बिलियन मिल रहे हैं, इतना कम क्यों आ रहा है हमारे पास, वी शुड बी मैक्सिमाइजिंग आवर गेन्स। दैट इज व्हेन आई, एंड दिस इज अ वेरी टॉप जनरल, एंड दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड, अरे बाप रे, ऑल देयर अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो सोच है, इट इज ऑल हाउ डू वी मैक्सिमाइज, कितना पैसा निकाल सकते हैं इसमें से, जैसे हम कहते हैं ना कितना देती है, कितना ले सकते हैं इससे। सो जिया मास्टर्ड दिस आर्ट की आपदा में अफसर, इतने सैंक्शंस थे उसके ऊपर, ग्लोबल प्रेशर बन रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स को भी लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे थे इन द यूएस खास करके। ही कन्वर्टेड दैट इनटू अ अपॉर्चुनिटी, he became frontline ally in the struggle against the Soviet Union, and the most important thing he did is that he and General Akhtar ने US को बोल दिया कि कोई पैसा, जो भी पैसा, हथियार वगैरह जो भी आएगा,
हमारे थ्रू ही चलेगा, आईएसआई के थ्रू जाएगा। it will go only through the ISI. No other country will decide that. And that was what transformed the ISI was so small in 79. It became, by the time of the Soviet withdrawal 1988, it had become एक तरह से स्टेट विद इन अ स्टेट बन चुका था ये। पाकिस्तान आर्मी का ही हिस्सा है। आई एम नॉट सेइंग ISI सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। ये जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हमें लगता है यार पाकिस्तान ISI जो है रोग है, पाकिस्तान आर्मी अलग है। दे आर एक्चुअली द सेम। पाकिस्तान आर्मी चीफ कंट्रोल्स द ISI एंड यूजुअली अंटिल रिसेंटली एक प्रथा थी वहां पर कि द DG ISI विल नेवर बिकम आर्मी चीफ। अच्छा। And that was changed for the first time when Kayani was the first DG ISI जो chief बन गए, and the second is Munir. Munir is the second. वो तो सब कुछ ही बन गए। Yes, अब तो बिल्कुल। हाँ। So that is Zia's contribution to this whole thing. But I want to know कि जब ये हो रहा था तो एक पैरेलल में एक और कैरेक्टर थे, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान। आप उनकी भी बात कर रहे थे। ऐसा बोला जाता है कि जब ये आए, ये स्टेप इन किए एंड जिया के साथ ही ये लोग काम करते थे, तो इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया ISI को फ्रॉम अ वेरी स्मॉल इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसा आप बोल ही रहे थे, इनटू ग्लोबल कोऑर्ड ऑपरेशन। एंड इन्होंने अपने जो ऑपरेशंस थे वो एक्सपैंड करके LTT, श्रीलंका, हर म्यांमार, हर जगह पे लेके गए। मुझे ये समझना है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो US क्या कर रहा था? See, US was US also blindsided by all this? I think US जो चार्ली विल्सन वॉर के लास्ट में आपको देखने को मिलता है कि हाउ द US loses interest when the Soviets withdraw from Afghanistan 1988 में, मतलब हो गया खत्म यार, अभी बंद करो, we are not interested, फंडिंग सब काट दिया उन्होंने, they let everybody go. US was focusing on other things. और फिर उसके बाद क्या हुआ 1988 में Soviets withdraw from Afghanistan, ठीक 3 साल बाद Soviet Union collapses. Berlin Wall collapses पहले 89 में, and then 91 में Soviet Union is dissolved, right? So a lot of people say कि the Afghan war, what the CIA did in Afghanistan, where Pakistan and ISI and Pakistan Army frontline जो थे, that contributed to the fall of the Soviet Union. इसीलिए that whole legend, you know, कि उनके तो इस पे तो ये भी है ना, Germans gave a Berlin Wall का piece उन्होंने ISI को भी भेजा है, because और उस पे ये भी लिखा था कि थैंक यू फॉर द फर्स्ट ब्लो। क्योंकि पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन बाहर गया। बिल्कुल। सोवियत यूनियन बाहर गया तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। मतलब वो वीकन होगी उसकी पोजीशन। इट वाज अ ड्रेन एक्चुअली फॉर देम, एंड इट वाज जो कि जैसे कि अमेरिका ने वियतनाम वॉर, इट वाज दिस अफगानिस्तान वाज द वियतनाम वॉर फॉर द सोवियत यूनियन। द डिफरेंस इज दैट US इज अ सुपर पावर, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर। सोवियत यूनियन जो था इट वाज अ military superpower, not an economic superpower. They could not withstand this thing. So I think a lot of it was contributed by the Afghan war. It was a drain उनपे। ऐसा भी बोला जाता है कि he was a very close friend of CIA director William Casey. Yes, one-on-one. General Akhtar is one of the most interesting, enigmatic chiefs. शायद I would say that he is the most important DG ISI ever in the history of the ISI. ISI को जो बनाने वाला जो एक व्यक्ति है वो जनरल अख्तर है। He was a पठान, रामपुर में पैदा हुए थे, यहाँ उत्तर प्रदेश में। अच्छा। ही इज फ्रॉम हियर, सो रामपुर जनरली द पठान्स ऑफ रामपुर आर यूसुफजाई पठान है ज़्यादातर। दे ट्रेस देयर एंसेस्ट्री टू अफगानिस्तान। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, जुगलबंदी ऑफ जनरल जिया हुज अ पंजाबी अरेन एंड दिस जनरल अख्तर हुज अ पठान फ्रॉम इंडिया। ही इज ऑल्सो आई थिंक बॉर्न अराउंड द सेम टाइम, 22 या 24 में पैदा हुए थे, एंड ही वॉज द वन हु एक्चुअली channelize this whole war. So covert wars generally states will never take ownership of. वो quietly ऐसे इसको you know they because you have to keep up the pretense कि देखो we are fighting a just war, we don't believe in this kind of covert warfare and all that. So ज़्यादातर what you see over the all over the world, nations don't own up covert wars. कि आपने सुना होगा CIA के बारे में, that CIA has taken so many people, a lot of ISIS and the present head of Syria for instance, Al-Shara जो थे, he was Al-Qaeda. He was Al-Qaeda, then he became ISIS, and now he's the head of state of Syria. So all of these are covert operations. And covert operations, generally, you don't take ownership of. कोई ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन है जो पहले कोवर्ट थे बट बाद में उनका फिगर आउट हुआ कि ये इनके हैं? बहुत कम, एंड whenever they are outed, when covert operations come out, they don't really talk much about it. But people know कि इन्हीं का। But they know it is that. जैसे कि कोई example? CIA operation in Operation Cyclone, 79 to 88. That was a covert operation. Yes, that was a covert operation. CIA went in, they took a lot of funding. You know, almost $10 billion is how much they took to fight that Afghan war, and they bought
weapons from all over and they were fighting against the thing. Now if you see एक covert war का एक दूसरा एक example है रशिया यूक्रेन में. हाँ. The on the face of it सबको लगता है कि यूक्रेन is fighting रशिया, but actually all the western countries खास करके NATO countries they are covertly supporting यूक्रेन. या तो ammunition दे रहा है, military advisors दे रहे हैं, training दे रहे हैं, they're giving them satellite information, they're giving them intelligence, all of that. These are very big force multipliers. So these will all be mentioned as covert support. ये जो help है, this will never come out because then you are acknowledging that these actions are being supported by you. Yeah. That will be a diplomatic problem for countries. इसलिए ज़्यादातर countries इसको own up नहीं करते. Right. क्योंकि इसी covert operation में साइक्लोन की जब हम बात कर रहे थे ना, एक बहुत interesting I would say turning point था, जिस टर्निंग पॉइंट की वजह से सोवियत यूनियन वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स. मतलब जो अफगानिस्तान वॉर की अगर मैं बात करूं कि उनको पता लग गया कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता बिकॉज CIA ने एक वेपन दिया था एंड वो वेपन था स्ट्रिंगर मिसाइल. मतलब जो शोल्डर पे रख के आप फायर करते हो और कहीं भी दूर तक फायर कर सकते हो. पहले वो पाकिस्तान के पास नहीं था. अफगानिस्तान में जो लोग फाइट कर रहे थे अगेंस्ट सोवियत यूनियन उनके पास नहीं था. जब ये वेपन CIA ने स्ट्रिंगर मिसाइल्स दी पाकिस्तान के मुजाहिदीन को कि आप अफगानिस्तान में जाके लड़ो, उस दिन तकरीबन 3 से 4 हेलीकॉप्टर्स रशिया के सोवियत यूनियन के गिराए और वहां से टर्निंग पॉइंट आ गया पूरा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता. एंड देन और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्ट्रिंगर मिसाइल उन्होंने बेची तो थी $2-3 में, बट वापस खरीदी उन्होंने उन्हीं लोगों से CIA ने तकरीबन $1.5 में, क्योंकि अब उनको ये डर हो गया कि ये जो मिसाइल्स हैं ये कमर्शियल प्लेन्स पे अटैक करेंगे अब. That's right. तो ये सब कोविड ऑपरेशंस का पार्ट है, बट लोगों को पता तो चलता होगा ना कि ये मिसाइल स्ट्रिंगर मिसाइल सिर्फ CIA के पास है, US के पास है, तो घूम फिर के यहाँ इनके पास कैसे आई. And then there were some cases also when the CIA was trying to buy back the same missile. तो बोले यार we just want proof of the destruction of the missile कि आपने locate किया, because they know it is a very inaccessible all these places. So give us proof of this कि आपने ये उड़ा दिया. Then they discovered that the one missile के बहुत सारे photos लेके वो अलग-अलग पैसा collect कर रहे थे from the thing. I mean आपने तो दिखा दिया यार, तो लोग तो धंधा कर रहे थे उसको लेके, फोटोज को लेके. मैं तो हैरान होता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है. हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट बना के चले जाएंगे, बट क्या कर रहे हैं लोग. वो तो This is crazy. ऊंचे लेवल के खिलाड़ी है ना, तो उनको जो लगता है कि आप देखिए अगर US जैसे देश को अगर कंट्रोल करना हो अक्रॉस द the other side of the world, they are on a different time zone also. If they have to control the other side, तो आप कैसे करोगे? You have to control through these kind of things. You need people like Asim Munir. You need Pakistan Army. You need non-state actors. उसको non-state कहा जाता है, but actually they are supported and trained by the state. Correct. These kind of things are all big powers जो P5 countries हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, US, रशिया, सब ऐसे करते हैं. They all do this. ये past masters है. ये actually ये जो 5 देश हैं, they are actually all empires. मेरा मानना है कि ये actually they are not nation states like we understand it. They are empires. United States एक empire है. उनकी जो है ज़्यादातर it's not built on colonies, it's built more on influence and who's with them, who's not with them. Russian Federation, they also think like an empire. इसीलिए उन्होंने जाके यूक्रेन पे अटैक कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि देखो वी विल नॉट हैव अ पाकिस्तान लाइक सिचुएशन ऑन आवर बॉर्डर्स, कि आप एक प्रॉक्सी को यहाँ पे खड़ा कर दिया, हथियार दे दिए, एंटी रशियन प्रेसिडेंट बिठा दिया, और आगे चलकर हो सकता है उनको न्यूक्लियर वेपन्स भी आप दे दोगे. सो दे थिंक लाइक एम्पायर्स. जैसे ही कोई थ्रेट आ गया उनके बॉर्डर्स पे, दे गो एन अटैक. चाइना ऑल्सो थिंक्स लाइक एन एम्पायर. उनका तो मानना ही यार हमें 100 साल छोड़ के तो हम तो मतलब फॉर सदियों तक हम एम्पायर थे. सो दे आर ऑल ट्राइंग टू रिकैप्चर देयर होल थिंग ऑफ the empire thing. Our thing is that because we've been colonized, बहुत 200 साल से अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, उसके बाद we have now become a democracy. We are slowly understanding all of this. अच्छा ये चाणक्य नीति अर्थशास्त्र हमने लिखी थी, लेकिन बहुत हजारों साल पहले. We have not started learning that, whereas others have already started learning and implementing it also. तो वही एक फर्क है, and that is why we think हमारी जो सोच है, it is at a very basic level. हमारी जो ज़्यादातर सोच है, इट इज़ अबाउट दोस्ती और दुश्मनी. लेकिन ये जो बड़े राज्य हैं, जो ये मैं जो कह रहा था एम्पायर्स जो है, वो समझते हैं कि और दोस्ती और दुश्मनी के बीच बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिसमें वो ऑपरेट करते हैं. तो हो सकता है ओबामा चाइना और रशिया से हाथ मिला रहा हो, लेकिन CIA जो है चाइनीज़ और रशियन इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही होगी. सो हाउ आवर थिंग इज दैट जनरली apart from some spells in our history, we have been generally very nice कि देखो यार हमारे अच्छे संबंध चल रहे हैं,
पाकिस्तान के साथ, क्यों करना है ये सब, ये कोवर्ट वॉर नहीं करना है हमें, बंद कर दो ये सब। गुजराल साहब जो आए थे 1996 में प्राइम मिनिस्टर थे, बोला ये सब बंद कर दो, नहीं करना चाहिए हमें, ये सब गंदी बातें हैं। मोरारजी भाई भी जब आए थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी सारे रॉ के ऑपरेशंस बंद करवा दिए। और ये भी नहीं कि जब बाद में जब रॉ चीफ जाते थे कि सर ये हमें शुरू करना है कोवर्ट ऑपरेशंस, तो बोले नहीं नहीं इसको शुरू मत करो, ये हमारे मतलब ये वी शुड नॉट बी डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो एक मॉरल क्वेश्चन आ जाता है हमारे ऊपर, कि responsible states should not be doing these kind of actions. लेकिन if you look at it, ये rules based order जो है, which in 2026 में हमें पता चल गया पूरी तरह से कि ऐसे नाम की कोई चीज़ नहीं है, rules based order, जिसकी लाठी उसी का भैंस, ऐसा ही चल रहा है। Do you think कि ये जो धुरंधर मूवी आई है अभी, उसमें who is the ISI chief and army chief? It's a combination of many characters, and it's a blend of many ISI chiefs and army chiefs. So I can't spot one particular character. It's influenced by different things. जैसे वो मेजर इकबाल जो है, he's this chap, this fellow who was the 26/11 plotter, साजिद मीर। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने एक कॉम्पोजिट बनाया है, बट एवरीथिंग दैट यू सी ओवर देयर इज बिलीवेबल। जो पाकिस्तान आर्मी के जो ISI चीफ्स हैं बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, उनका सारा सब उस टाइम पे तो आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी थे, AP कयानी, यस। सो कयानी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। वो 6 साल तक आर्मी चीफ रहे, एंड ही बिफोर दैट ही वाज DG ISI. I think about 2 or 3 years he was DG ISI, and when he was DG ISI, 2 very big attacks happened on Indian this thing. One very big attack actually, 2006 के जो मुंबई बॉम्बिंग्स हुए, ट्रेन बॉम्बिंग्स, जुलाई 2006 में, जो जहाँ 200 नागरिक मारे गए, मुंबईकर्स वर किल्ड इन जुलाई, दैट हैपेंड अंडर कयानीज वॉच। और कयानी के वॉच पे 26/11 की प्लानिंग भी हो रही थी। व्हेन मुशर्रफ वाज द आर्मी चीफ, कयानी वाज द DG ISI. आपने तो पूरी बुक लिखी है इस पे। या आपने इनके बारे में उस टाइम पे काफी रिसर्च की होगी। यस। व्हाट डू यू थिंक, who out of all these people has more rage against India? परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ। क्यों? परवेज मुशर्रफ की जो कहानी है, इट्स अ मुझे लगता है कि इस पे एक अलग बायोपिक बननी चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन, बहुत ही इमोशनल व्यक्ति है। अगर आप पढ़ोगे उनकी ये हिज बायोग्राफी, फुल ऑफ इमोशन, कि मैं रो पड़ा, बांग्लादेश बन गया, मैं तो फूट फूट के रो रहा था, दैट काइंड ऑफ थिंग। इज वेरी इमोशनल अबाउट एवरीथिंग। Normal army chiefs and all that are not this emotional. कयानी को अगर आप देखोगे, he's the kind of guy, he's as cool as a cucumber. मतलब आपको बताया गया भी नहीं कि क्या हो रहा है उसके दिमाग में। मुशर्रफ that way is a very expressive, emotional. I met him once. You have met Parvez I Musharraf? have, yes. Okay. He's a regular kind of guy, very suave, very polite. हाँ जी, how are you? That kind of thing. Very. He's like any other villain. I mean, I've met a lot of bad characters in my life. He was one of the, I think he would be one of the most prominent. आपकी बात भी हुई थी इनसे कुछ? I'd spoken to him. Yeah, क्या I was पूछा था talking to आपने? him. I think I'd spoken to him about his book, and whether he had said something about General Malik. He had come for an India Today conclave at that time. Very short. जहाँ पे आई थिंक उन्होंने ऐश्वर्या राय के ऊपर भी कमेंट That किया was था। before. That was 2004. Aishwarya Rai wali incident जो 2004. This was I think around 2010 when he had already stepped down. He was I think living in exile at that time. हाँ। So around that, it was a very small, cordial, standing kind of conversation because he was literally being mobbed, and I did not understand. उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि ये जो सारी जो planning है, फिदाइन attacks, 26/11 के attacks, they were all the work of Parvez Musharraf, because we are looking for a pattern. कि if you look at it, 1998 में Kargil war, planning begins. 99 में they are already on the peaks. And what is the खास बात of this thing? It's a covert war. कि वो कहते हैं कि मुजाहिदीन उनको भेजा है actually, but they are actually Northern Light Infantry. They're disguised as मुजाहिदीन and they're sent over there. It's a covert operation authorized by Parvez Musharraf. Parvez Musharraf कौन है? He's actually an artillery officer who then joins the SSG, Special Services Group, जो हमारे पैरा SF के तरह है, Special Forces. परवेज मुशर्रफ्स एंटायर थिंग इज, ही इज कॉल्ड द कमांडो जनरल। और कमांडो जनरल्स जो है, कमांडोज क्या है? दे आर टैक्टिशियंस। वो अगर आप उनको बताओगे कि यार आई वांट टू कैप्चर दिस ऑब्जेक्टिव, भाई सर मैं ऐसे करूंगा, मैं ये ऐसे लोगों को इतने टुकड़ियों में भेज दूंगा, देन वी विल डू दिस कोवर्टली, वी विल इन्फिल्ट्रेट एंड वी विल कैप्चर द ऑब्जेक्टिव, उस पर बैठ जाएंगे। सो कमांडो की जो सोच है वहाँ तक है। बट इफ यू आस्क हिम टू इमेजिन ग्रैंड स्ट्रैटेजी कि इसके करने से क्या होगा, यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, और इससे मतलब इंडिया बर्बाद हो जाएगा,
So that is the kind of assessment that he makes because he doesn't see the big picture. Musharraf was very good at commando tactics, and he starts this in 98. Kargil failed. He overthrows नवाज शरीफ, वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, मतलब डिक्टेटर बन जाता है पाकिस्तान का. एंड देन अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड स्टार्ट्स कश्मीर में भी और मेनलैंड इंडिया में. और वो है दैट ये जो मिलिटेंट्स टेररिस्ट जो नॉर्मली आते हैं इंडिया में, देर नॉर्मली दे कम, दे फाइट, दे शूट, देर यू नो दे आर किल्ड. बट 99 से लेके ऑलमोस्ट अ डिकेड एंड नाउ इट इज द डोमिनेंट पैटर्न. ये हमें एक न्यू फिनोमिनन देखने को मिलता है विच इज फिदाइन. What are Fidain? They are highly trained, highly motivated, specially equipped special forces. And ये कोई coincidence नहीं है कि Musharraf is the commando general who becomes dictator in 99, and then for almost one decade Indian forces are fighting commando trained Fidain. जिस तरह से attacks हो रहे हैं, on parliament पे attack हो रहे हैं, मुंबई 26/11 में attack है, then जम्मू एंड कश्मीर असेंबली पे अटैक 2000 पहली अटैक जो है ऑन द रेड फोर्ट 2000 दिसंबर में, दैट्स द फर्स्ट अटैक. एंड यू सी दिस पैटर्न ऑफ हाईली ट्रेन्ड मोटिवेटेड टेररिस्ट कमिंग एंड किलिंग अ लॉट ऑफ पीपल, गेटिंग इनटू अ लैंडमार्क एरिया एंड देन फाइटिंग टू द फिनिश. सिक्योरिटी फोर्सेस क्या मुठभेड़ में वो मारे जाते हैं, बट दे आर होल्डिंग आउट फॉर सेवरल आवर्स एंड दे आर शोइंग दैट द स्टेट इज इनकेपेबल ऑफ ओवरपावरिंग देम. दिस इज अ ट्रेनिंग फिलोसफी आई बिलीव that Musharraf has introduced. And इनकी जो attacks थे, that under Musharraf's watch when he was the dictator in Pakistan, पहली बार जो है terror attacks started going out into the Indian heartland. पहले दिल्ली में, उसके बाद अयोध्या में, गुजरात, मुंबई, बैंगलोर. मुंबई there was attack once 1993 में. That of course that is a separate serial blast जो थे, one of the most devastating attacks on any city before 9/11. But under Musharraf एक नया पैटर्न शुरू हो गया हमें देखने को मिला. दिस फिदाइन, हाई वेलोसिटी, हाई इम्पैक्ट अटैक्स, विजिबल टारगेटिंग, ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन हिज वॉच. दैट्स व्हाई आई थिंक व्हाइल जिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बसाया जिया ने, उसको आगे ले गए परवेज मुशर्रफ. इंटरेस्टिंग. और ये तो है भी दिल्ली के गुलचा सिनेमा की पीछे नहर वाली हवेली में, बिल्कुल. और दिल्ली का ही लड़का दिल्ली के लिए ही सब खेल दिल्ली का ही लड़का और एक जालंधर का लड़का जो दिल्ली में पढ़ा था. बट मुझे एक बात बताओ, आप पाकिस्तान गए जी. व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू एंटर्ड पाकिस्तान? आई लैंडेड इन चकलाला एयरबेस एंड दिस वाज इन 2010. हम गए थे SM कृष्णा जी के साथ, who was the foreign minister at that time. This was talks between India and Pakistan 2010 because उस वक्त की सरकार को लगा कि भाई हमें तो बात करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, अमन चाहिए, शांति चाहिए. एंड द पाकिस्तानीज हैड अंडरस्टूड दिस गवर्नमेंट वेरी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ लिया था उनको. एंड देन बाय देन दे हैड ऑलरेडी परफेक्टेड दिस, जो मैं कहता हूँ इसको न्यूक्लियर वेपन्स इनेबल्ड टेररिज्म, कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो शील्ड के नीचे आप ये टेररिज्म की जो डेथ बाय 1000 कट्स जिसको बताते हैं, उससे हमें ब्लीड करने की कोशिश कर रहे थे वो. सो व्हेन आई लैंडेड ओवर देयर आई सॉ पाकिस्तान व्हिच आई हैड रेड अ लॉट अबाउट but I never experienced or felt. जैसे कि my first biggest thing was that कि मुझे लगा कि यार पाकिस्तान is a उर्दू स्पीकिंग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. लेकिन जब मैं लैंड हुआ वहाँ पर मुझे लगा यार ये तो पंजाब में ही आ गया हूँ, which is actually वेस्ट पंजाब. So that is पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब was a very large province. उसको 2 हिस्सों में बांटा गया and वेस्ट पंजाब is what dominates Pakistan today. And I saw the rule of the, in fact at that time it was a democratically elected government. It was इनकी सरकार थी, जरदारी की सरकार. जरदारी and नवाज शरीफ were in partnership at that time. PPP and this thing, this शरीफ की पार्टी का नाम क्या है? ये मुनीर के आने के बाद तो उनकी पार्टी का नाम भी मैं भूल गया. बट PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज. सो it was a civilian rule in Pakistan, but everywhere we saw the military. अच्छा. Military was always, and military को लेके ये इसलिए तो नहीं थी कि इवेंट हो रहा है वहाँ पे? नहीं, not because of that, but when we spoke to people over there, they said this country is actually run by the military. And you can see when military vehicles pass, जो हमारे साथ जो जर्नलिस्ट थे, उनके जो बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता था when they see the military passing by. When they talk to journalists, when they talk to press conference में with the politicians and all that, one journalist turned to me and said,
यार आप लोग है ना इंडिया में आपके पॉलिटिशियंस को आप बहुत डरते हो आपके पॉलिटिशियंस, हम लोग तो इनको जूते की नोक पे रखते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन देयर बिकॉज ये किसने बोला, मिलिट्री one वाले? of the Pakistani journalists told me this. अच्छा. And then I asked him, "But what about the Pakistan army?" Then he just वो हंसने लगे. So the Pakistan army, even if it is not in power, is always in power. पॉलिटिशियन जो आते जाते रहते हैं एंड देयर कोई पूछता नहीं उनको वहाँ पर. बहुत ही वीक एक पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने बना के रखा है वहाँ पे, जिसको मैं कहता हूँ बॉन्साई डेमोक्रेसी. बॉन्साई जो जापानीज आर्ट ऑफ क्रिएटिंग स्मॉल पॉटेड प्लांट्स. पाकिस्तान आर्मी जो वहाँ पर है, एक क्या कहते हैं हिंदी में, बरगद का पेड़ है. हाँ. इट इज़ लाइक ह्यूज बैनियन ट्री जिसके छत्र छाया में और कोई चीज़, जो कोई पेड़ हो या पौधा हो, कुछ भी ग्रो नहीं करता है. इट इज़ देयर इन द रूम, इट इज़ देयर आउटसाइड, इट इज़ इन द जो होटल में मैं रह रहा था, आई थिंक सेरीना होटल इस्लामाबाद में, इट इज़ दैट फेलो इन द सलवार थिंग, सलवार कुर्ता पहन के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है लेकिन मुझे ही देख रहा है वो. पाकिस्तान है ऐसा बोला. सो दिस इज द काइंड. सो मिलिट्री इज एवरीवेयर. इट्स अ गैरिसन स्टेट जिसको हम कहते हैं. एंड यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब हम व्हेन वी लैंडेड इन सिंह चकलाला एयरबेस, जिसको आई थिंक दे कॉल इट नूर खान और समथिंग नाउ. चकलाला एयरबेस में लैंड किया. आई सॉ दिस वेरी इंटरेस्टिंग साइट ओवर देयर कि दे वर रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर्स that had come out of I put that photo on Facebook, I still remember. From the aircraft I took that picture. There's a Russian aircraft, I think it's a Antonov, वो आया था, उसका जो है नोज ऐसे खुलता है, वहाँ से हेलीकॉप्टर्स ऐसे निकल रहे. So there were 3 helicopters, Russian built helicopters. So very interesting thing. I found out the history of that photograph. कि these were Russian built helicopters that had been bought by the US from Russia, flown to the US, upgraded electronics and all that, brought back to Pakistan and supplied to the government of Afghanistan. जो उस वक्त it was a pro-American government. So I said ये तो है ultimate post-Cold War photograph है कि US is buying helicopters from Russia and then supplying it to their favorite regime. This was it Ghani? No, it wasn't Ghani. उससे पहले वाला था. It was the previous regime, pro-US regime. उनको दे रहे थे ये helicopters. And Pakistan was the via media. It was all passing through Pakistan. You remember those 2 routes जो थे to supply Afghanistan? That was through Pakistan. So Pakistan is always a country जो है, उनको इकोनॉमी को लेके ज़्यादा कुछ फिक्र नहीं है, जिस तरह से हमारे लीडर्स को होती है इकोनॉमी के बारे में. अरे यार यू नो इन्फ्लेशन बढ़ गया, पेट्रोल के दाम, ये वो. पाकिस्तान के लीडर्स को ऐसे कोई फिक्र नहीं है, खास करके मिलिट्री को. दे आर ओनली वरिड कि हम कैसे अपने जो लोकेशन है उसको कैसे लिवरेज करें. एंड दिस हैज बीन कंटिन्यूइंग. 1971 में आप जब देखते हो कि निक्सन वांट्स टू रीच माओ इन चाइना, और वो फैसिलिटेट कौन कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी. देन 79 जब हम बात कर रहे थे, 79 to 88 फ्रंट लाइन एलाई इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, पाकिस्तान आर्मी. 2001 to 2021 अफगानिस्तान में फिर से वो तालिबान अलकायदा को लेके America had come back into the war. Who is facilitating the access? Pakistan and Pakistan army. Even now? Now history is repeating itself. ईरान में जंग छिड़ गई है और इसको रोकने को किसको भेजा उन्होंने? जनरल आसिफ, फील्ड मार्शल आसिफ मुनी. तो ये हिस्ट्री जो है, पाकिस्तान जो है, इट हैज बीन क्रिएटेड ओनली फॉर दिस पर्पस. और मुझे ये इस बात का यकीन तब हुआ जब ये मैं कुछ एक डिक्लासिफाइड पेपर्स पढ़ रहा था, 1946 व्हाइट हॉल पेपर्स, वेयर द ब्रिटिश आर्मी डिबेट कर रही है, इंडिया पाकिस्तान किससे बनने का हमें फ़ायदा हो सकता है. तो पाकिस्तान ब्रिटिश जनरल्स कहते हैं देखो, अगर हमें तो रहना है वेस्ट एशिया में, वो कहते हैं जिसको मिडल ईस्ट, हमें वहीं पर रहना है. हमें कराची चाहिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर चाहिए, बेसिस चाहिए, पोर्ट्स चाहिए. कौन देगा हमें? तो बोला इंडिया तो नहीं देगी, इंडिया विल नॉट गिव यू, बट पाकिस्तान विल गिव यू. एंड दिस इज देयर असेसमेंट इन 1946. आप सोच सकते हैं 80 साल पहले उन्होंने ठीक ये कहा कि दैट इज व्हाई वी शुड कल्टिवेट पाकिस्तान एज अ एलाई. सो आई एम लुकिंग बैक, ये बहुत सारे हमारे वेरी रेस्पेक्टेड ऑथर्स ने जो किताबें लिखी है, जैसे तिलक देवाशर, उनका कहना है कि एक्चुअली पाकिस्तान इज अ ब्रिटिश MI6 प्रोजेक्ट. ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज ने इसको बनाया because when they left India, they will have a permanent aircraft carrier वहीं पर, जिससे वो they can create a zone of influence, they can influence Iran, they can control the southward movement of उस वक्त के USSR, now Russia, अब China. So Pakistan's geolocation
बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का कैप्टन कौन है? पाकिस्तान आर्मी। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, देन ऑल दिस, जो सारे जो जनरल्स, मिलिट्री डिक्टेटर्स, उनकी जो सारी जो रणनीति हमें समझ में आती है। पर आपको डर लगा था पाकिस्तान में जब गए थे? तो we were guests of the Pakistan government in that sense, so there was बट कुछ nothing to ऑड लगा worry. हो, कुछ वियर्ड लगा हो? But nothing weird, but I mean, I wanted to go around thing. We went Lahore में गए, हाँ. and we went to that Lashkar-e-Taiba की जो मस्जिद है वहाँ पे गए, अच्छा. and we were told don't photograph it because we are being watched. बट हमें आपने पता खुद नहीं. देखा हो? I've seen it. I remember that जहाँ पे हाफिज है. So उस वक्त we were all under the impression that 26/11 जो है, it was a Lashkar-e-Taiba operation. बाद में when I started piecing it together, when I started writing the book, actually, I realized that yeah, this is an operation that is a Pakistan ISI operation. बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आने लगे इसमें, और खास करके जब डेविड हेडली बात करने लगा 2010 में, उसको दाऊद गिलानी, जो हमारे 4 NIA के जो ऑफिसर्स गए थे उनके पास यूएस में, एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग वेरी ओपनली। उसकी जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट मैंने देखी है, जिसमें उसने साफ कहा है किस तरह की प्लानिंग है कि लश्कर ए तैयबा जो है, इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। उनको बाकायदा सरकारी मुजाहिद कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। एंड आई हैव स्पोकन टू फ्रेंड्स हु बीन पोस्टेड देयर। लश्कर तो पाकिस्तानी आर्मी की एक्सटेंशन है, जैसे कि हमारे यहाँ पे CRPF BSF है, लश्कर इज एक्सटेंशन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स की तरह है। जैश इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। जैश इज स्लाइटली थोड़े इंडिपेंडेंट लेवल की थिंकिंग है उनकी, इसीलिए मुशर्रफ और उनकी कभी नहीं बनी दिस मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, बिकॉज जैश ट्राई टू असैसिनेट मुशर्रफ 2 बार, बोथ फेल्ड ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ वाई जैश को उन्होंने डॉग हाउस में रख दिया था। जब तक मुशर्रफ थे पावर में, जैश को आने नहीं दिया उन्होंने। जब जैसे मुशर्रफ को भगा दिया पाकिस्तान से, तड़ी पार कर दिया, देन जैश स्टार्टेड टू बी रीएक्टिवेटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। So when you see the way the लश्कर is standing over there, then you know the people who walk with us and say, देखिए चलिए वहाँ पर ये है लश्कर की मस्जिद, यहाँ मौलाना हाफिज सईद आते हैं, और जो ऊपर खड़े हैं वो तंजीम के आदमी। तो आई रिमेंबर दिस पोर्टली फेलो AK-47 लेके ऐसे खड़े थे वहाँ पे, नीचे देख रहे हैं। बट ऑल ऑफ दीज मतलब खुलेआम वो चल रहे हैं, दे आर ऑल दे आर गेस्ट्स ऑफ द स्टेट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। जैसे कि आप धुरंधर, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट USPs ऑफ द फिल्म इज, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो ISI है, हाउ दे कल्टिवेट टेररिस्ट, हाउ दे कल्टिवेट गैंगस्टर्स, बिकॉज फॉर देम वो तो कोवर्ट युद्ध फाइट कर रहे हैं, एंड फॉर देम दीज पीपल आर एसेंशियल कैरेक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स जो है। पर आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं जब बुक लिख रहा था, yes, तो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि ये 26/11 के पीछे क्लियरली पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। राइट। वाई? क्या ऐसे एलिमेंट्स आपको मिले जिससे आपको बहुत क्लियर पता लगा ये? So when you read दाऊद गिलानी, डेविड हेडली's confession, आप जब पढ़ते हो, and this confession I had spoken, I knew a lot of the NIA officers who had gone there interview. I spoke to them, and then they told me that there is no way कि Lashkar-e-Taiba could have carried out this operation without the Pakistan army knowing about it. Okay. Because LET जो है, it is like I said, it is a tanzeem that is so integrated with the Pakistan ISI. उनकी एक ब्रांच है, इट्स कॉल्ड S branch. Okay. इट इज़ द मोस्ट कोवर्ट पार्ट ऑफ द ISI. इनफैक्ट कहा जाता है कि ISI के अंदर एक अलग से एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ द S डायरेक्टरेट S जिसको कहते हैं। Okay. S branch जो है इज हेडेड बाय अ मेजर जनरल, एंड जो सारा कोवर्ट वॉरफेयर करते हैं, इफ दे आर अटैकिंग इनसाइड ईरान, attacks inside Afghanistan, attacks inside Russia, attacks inside India, is all done by Directorate S branch. So the line of thing is that you have the Pakistan Army Chief, you have the DG ISI, and you have the S branch chief. जो S branch के जो chief है, he reports directly to the DG ISI. और जो ISI के अंदर है, they have various directorates. 5-6 जो directorates. Some will be looking after logistics, some will be looking after intelligence and training and areas of interest. S branch is the most covert of that thing. किसी को पता नहीं क्या हो रहा है उसके अंदर, because the nature, उनकी जो nature of warfare है, it is covert warfare. So S branch की जिक्र होती रहती है इसमें, and a lot of my contacts then started identifying names over there. कि डेविड हेडली भी कहते हैं कि there was a Pakistan Navy frogman. Now frogman जो होता है, it's a naval commando. अच्छा. And he came with charts.
So now charts are very important. I come from a naval background. My father was in the Navy, and he swears by charts. जब भी उसके घर, when I go home, chart खोल के वो explain करते रहते हैं, Strait of Hormuz ऐसा ऐसा है. He said that Pak Army frogman came with charts, and he was showing landing spots. So I immediately figured कि this was the landing sites were chosen by the Pakistan Navy Special Forces, and there were other little things. कि there was a this is very famous कि 26/11 से पहले इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को 26 अलर्ट्स मिले थे कि एट रेगुलर इंटरवल बिटवीन 2006 एंड 2008 वी केप्ट गेटिंग अलर्ट्स. इनफैक्ट ये चीज़ तो धुरंधर मूवी में भी दिखाई गई Yes. है, द सेम थिंग जब हमजा बोलता है कि मैंने 2 अलर्ट भेजा था. Yes. Yeah. And the alerts were actually, I believe, David Headley, who was actually working for the Americans. वो actually is a triple agent. हाँ. He's pretended to be a double agent, but actually he was a triple agent. A triple agent is very confusing. It is a person who is working for an intelligence agency, pretending to work for another intelligence agency, but is actually working for somebody else. Wow. So he's like that kind of a character, conflicted character है. David Headley की confession से हमें बहुत सारे ऐसे clues आते हैं, सामने आते हैं कि you realize that he was informing all of this. He was giving all the intel, reporting back to his bosses, his handlers in the CIA, because CIA's number one focus 2006-2008 में ओसामा बिन लादेन कहाँ है, हमें ओसामा बिन लादेन चाहिए, which they finally caught him in 2011. The whole focus of CIA's attention was we need Osama bin Laden. They are not interested in Headley planning some attack in India. मुंबई पे कुछ अटैक कर रहे हैं, हाँ ठीक है अटैक कर रहे हैं, आगे इंटेल दे दो, इंडिया को दे दो. So all our alerts जो हमारे पास आ रहे थे, इंटेल alerts, this is I've validated from friends in intelligence also कि it was going from the CIA. It was going from the CIA to RNAW. RNAW was giving it to IB. IB was giving it to Mumbai Police. And IB was also giving it to Naval Intelligence and all the other agencies. These alerts were when the 26/11 attacks planning phase में जब थे. And there were some other very interesting alerts that I went back and I corroborated. एक alert आया था, I think in 2006 में कि Pakistan has started training terrorists in Mangla Dam. अच्छा. Now Mangla Dam is where SSG Navy does its training. SSG Navy is the equivalent, हमारी जो Marine Commando Force है, उसकी Marcos है, उसकी equivalent SSG Navy है. And when I interviewed हमारे जो Marine Commandos मैंने बात की है, जो who have done outstanding work. In fact, they saved the maximum number of lives. 26/11 के initial वो पहले आए थे ताज में. उन्होंने मुठभेड़ किया टेररिस्ट के साथ, उनको भगा दिया 4 लोगों को, और उन्होंने बचा लिया इतने सारे जो गेस्ट छुपे हुए थे चेम्बर्स में इन द ताज. सो दे टोल्ड मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. वन मार्को, आई रिमेंबर आई इंटरव्यूड हिम एंड ही वाज सेइंग, सर इन्होंने जो किया 26/11 में, इसकी ट्रेनिंग तो हम करते हैं. एंड व्हेन आई इन्वेस्टिगेटेड फर्दर, आई डिस्कवर्ड दैट मार्कोस वर एक्चुअली ट्रेनिंग लाइक दिस. कि मरीन कमांडो की क्या ट्रेनिंग है कि आप एक मदरशिप से लॉन्च होते हो. मदरशिप कैन बी आइदर अ मर्चेंट शिप और अ सबमरीन. वहाँ से आप रबर बोट में बैठ जाते हो. कमांडोज, यूजली कमांडोज जो है बडी पेयर्स होते हैं, 2-2-2. इसमें तो 10 लोग आए थे, 5 बडी पेयर्स. हम फिर जेमिनी में कोवर्टली इन्फिल्ट्रेट करते हैं 2 किलोमीटर दूर से. देन वी कम ऑन द कोस्ट. कोस्ट को टच करते ही हम स्प्लिट हो जाते हैं पेयर्स में. 2 इस तरफ जाते हैं, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ. एंड दे हैव ऑल बीन गिवन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. कि इफ इट इज यू आर अटैकिंग एन एयरफील्ड नियर द लैंडिंग स्पॉट, 2 लोग जाएंगे कंट्रोल टावर में, 2 लोग जाएंगे एयरक्राफ्ट के पीछे, 2 लोग जाएंगे to handle all the sentries, 2 will go after the ammunition thing. This is how a planning is done. You covertly infiltrate, you hit the beach, you split up, you hit the targets, and then you covertly exfiltrate. Clandestine exfiltration करते हैं. ये जो पूरी जो planning है, it was actually a naval special forces raid. And I'm going back to जिस तरह की जो commando planning कर रहे थे वो, from 2000 onwards you see that pattern. ठीक उसी तरह की pattern but with the naval special forces. And when the Marine Commandos started talking to me, that is when I realized कि यार ये तो एक naval special forces raid है. बस उन्होंने सिर्फ एक point cut out कर दिया, which was the exfiltration. पहले जो planning उनकी थी ये कि ये attack करके फिर भाग निकलेंगे वहाँ से, exit ले लेंगे, exit करेंगे वो. But then they said no, it's too risky. उनको वहीं पे मार दो. And that is when they added another layer कि they were told कि आप जिस ट्रॉलर से आते हो, कुबेर को आप डुबा दीजिए, वो सैटेलाइट फोन डुबा दीजिए, डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस,
एंड देन ओनली टेक द मोटर बोट। तभी उनकी पैनिक में उन्होंने कुबेर को डुबाना भूल गए, उस पर वो सैट फोन छोड़ दिए और वो जीपीएस सेट, बोट पे बैठ गया और फिर कसब जिंदा पकड़ा गया। उनकी जो पूरी प्लानिंग ये थी कि जो ये 10 आतंकवादी जो आएंगे, 10 के 10 मारे जाएंगे मुठभेड़ में, उनकी बॉडीज जब आ जाएंगे आगे, उनके हाथों में कलावा होगा, उनके जेब में आईडी कार्ड्स होंगे जिन पे इंडियन नेम्स होंगे, एक हैदराबाद कॉलेज के। सो ऑल 10 टेररिस्ट हैड बीन गिवन इंडियन आइडेंटिटीज, इंडियन नेम्स। उनकी सबसे बड़ी जो प्लानिंग ये थी कि ये बताने की कि दिस वाज एन अटैक कैरिड आउट बाय इंडियंस अगेंस्ट इंडिया। इट इज सम लोकल दक्कन मुजाहिदीन नाम का दिया, इफ यू रिमेंबर दैट इंटरसेप्ट आल्सो, जिसमें साजिद मीर बात कर रहे हैं एक टेररिस्ट से, बोलता है कि आप फोन करके पूछो कि हमें ये हमारा आदमी जो है यानी कसब वापस चाहिए, जिंदा वापस चाहिए, और हम दक्कन मुजाहिदीन के फाइटर्स हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ कवर दैट दे हैड क्रिएटेड। नाउ ये कवर इज ब्लोन बाय दिस, कुबेर इज बीन कैप्चर्ड, कोस्ट गार्ड आके कैप्चर कर लेते एंड दे फाइंड दैट पूरी जो रूट मैप उस पे है कि कराची से कब वो निकल गए, कहाँ कहाँ उन्होंने स्टॉप किया, क्या क्या किया उन्होंने। एंड द अदर वन इज अजमल कसब। जब कसब जिंदा पकड़ा गया तो पूरी पोल खुल गई, तब तो पूरा क्लियर ही हो गया, क्लियर हो गया कि इट इज अ पाकिस्तानी अटैक। आपने बाय चांस हैव यू गॉट अ चांस टू इंटरव्यू कसब? Oh no, I didn't. Nobody has interviewed Kasab. All that we have of Kasab is that उसकी जो confession है वो बेड पे लेट के उसको मतलब वो पूछ रहा है ना, मुंबई पुलिस वाला उसको पूछ रहा है। So that is the same, and of course there is a personal angle also to this मेरी किताब में, ये कि there was another aspect of this attack, and that is one reason also that I wrote this book. And I एक थोड़ा normally we say that a writer should be distanced from the subject. But in this case, जब मैं शुरू किया था ये किताब लिखने का है, there was a personal element in that, and the personal element is कि one of the places which जिन्होंने हेडली ने और ताहूर राणा ने रेकी किया, that is where housing colony where my parents lived. Oh, okay. So my father was in the Navy. He's retired, of course. He's a veteran. वो रहते थे जलवायु विहार में, in suburban Mumbai, पवाई में. So उनका ये मानना था कि यहाँ पर जलवायु विहार में बहुत सारे वेटरन्स रहते हैं। 1971 वॉर के काफ़ी वॉर वेटरन्स हैं, वॉर हीरोज हैं, विच इज़ अ फैक्ट। माई फादर वॉज ऑल्सो इन द वॉर, बट ही वॉज ऑफ कोर्स इन नेवल हेडक्वार्टर्स। कि वी कैन सेंड 2 people देयर टू अटैक एंड किल पीपल, एंड दैट इज द रीजन दैट ताहूर राणा ही एक्चुअली स्टेड इन अ 5-star होटल नियर माई पेरेंट्स हाउस। वो जब रेकी कर रहे थे, ही हैड अ कपल ऑफ विजिट्स टू मुंबई एंड ही स्टेड देयर, ही कैरीड आउट अ रेकी ऑफ दैट प्लेस। एंड ये हमें पता लगा कब, 2010 में, when Headley came out with this list of places that they had wrecked. So they only cancelled that attack because tyranny of distance जिसको कहते हैं, कि they said look, if an attack team has to go all the way from South Mumbai to अंधेरी, this is around अंधेरी, तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा उनको। इससे अच्छा कि सारा जो फोकस है just keep it on South Mumbai, एक एरिया पे करो। That is how it happened. So I got to know because one day there was this armored पुलिस की एक armored vehicle पार्क हो गई थी वहाँ पे, and there was a chowki there for I think 2 years or something. So that is also one of the targets. So I mean, one of those little things that I came across but that gave it a personal twist. कि what if? Interesting. Last मैं आपसे बात करूँगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। The reason why, because he is the current threat. जी. Right? और सबसे आयरनी ये है, जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर थ्रेट देता है वही नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी होता है। That's one of the bizarre contradictions. Right. आप how do you look at Asim Munir currently? Asim Munir is a dictator, but एक अलग लेवल के शातिर खिलाड़ी है। मैं मानता हूँ कि जब भी जो भी डिक्टेटर आता है, he thinks that he is God's gift to Pakistan. सभी जो डिक्टेटर्स आज तक, जो पाकिस्तान के जो डिक्टेटर्स आए इन द लास्ट 35 years of military rule in Pakistan, they think कि we are God's gift to Pakistan. हमें धरती पे इसीलिए भेजा गया है कि हम पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। पहले जो थे फील्ड मार्शल अयूब, उसके बाद याया, फिर जिया, फिर मुशर्रफ, और अब मुनीर। और देयर थिंकिंग इज ऑफ कोर्स गोज रॉन्ग बिकॉज व्हेन दे लीव, जब तक वो निकल चुके हैं, they have left the country in far worse condition than when they have got it. In all the cases, whether it is Ayub, जो I think 10-11 साल कब तक थे, Yahya had just 2 years, he divided the country into 2. मुनीर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। उनको भी लगता है, उनके स्पीचेस अगर आप देखो, एक तरह की एक जुनून है उसकी आंखों में कि 2 nation थियोरी, जिस तरह से वो बात करता है,
I have not seen any Pakistani dictator talk like this. I have met one very genial, ruthless fellow. I mean, Musharraf, no mistakes about that. But Zia, आप उसके इंटरव्यूज देखो, very genial, polite, gentleman. आसिम मुनीर के केस में what you see is what you get. जिस तरह की वो उसकी जो दिमाग में है वो बक देता है. He's that kind of a guy. And it's interesting, एक कनेक्शन है जिया और आसिम मुनीर में, और वो ये है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि दोनों जालंधर के हैं, ओरिजिन इज जालंधर. आसिम मुनीर्स फैमिली हैज कम फ्रॉम जालंधर, हिज फादर. द जिया के बाद जो भी आए, ये इस्लामाइज्ड आर्मी की जो आप बात कर रहे थे, जिया ने पूरी तरह से इस्लामाइज कर दिया था पाकिस्तान मिलिट्री को. और यहाँ तक कि इनके जो कार्यकाल में जो भी ऑफिसर्स रिक्रूट हुए, उनको जिया भर्ती ऑफिसर्स बोलते थे. अच्छा. जो जिया भर्ती ऑफिसर्स थे, उनके आज तक 3 चीफ्स हुए हैं. पहला जो है राहिल शरीफ, जो कि जिया के आने के बाद कमीशन हुए. He was there for 6 years. Then Bajwa, General Bajwa, Army Chief for 6 years again. Munir is the third one, जो कि is now 4th year चल रहा है उनका. He will be here for another at least 10 years. Munir is the first one who is the ultimate, जो possibly the ultimate chief, जो कि जनरल जिया जो चाहते थे कि पाकिस्तान आर्मी चीफ कैसे हो, इस तरह की चीफ होनी चाहिए, जो इस्लाम के बारे में बात करता हो, हाफिज कुरान हो, implacable enemy of India. ये the first हाफिज है ना to become He is the the first Pakistan's Hafiz to army become chief. the Pakistan army इससे chief. फर्क क्या पड़ता है? इससे, the thing is that normally if you see, there is a military training, एक professional military training दिए जाती है आपको. Whereas in the case of Pakistan, their religious training, their religious indoctrination overwhelms their military training. It is the fact, when you understand, when you give more importance to religious education, your religious indoctrination, कि हम मतलब we are soldiers of Islam and not soldiers of the state and all that. So that is the biggest thing that Zia did. उन्होंने पूरी तरह से इस आर्मी की जो ट्रेनिंग है उसको इस्लामाइज कर दिया. He said you are actually soldiers of Islam and not soldiers of Pakistan. That was the big change that he brought in. And Munir, जिस तरह से वो बातें करता है about the two nation theory, that Indians and Pakistanis can never be the same, we can never live together and this that. So he actually speaks like a preacher, except that he's in uniform, So I think that it's a theocracy disguised as democracy. Absolutely. And people like Javed Nasir, जो DGISI थे, and this I was talking to General Satish Nambiar. We had interviewed him for the Jihadi General series we'd done. इनके ऊपर तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, बिकॉज सतीश नाम्बियार सर के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक जनरल की ट्रेनिंग हुई थी, बिल्कुल, जिन्होंने फाइनली फिर 9/11 अटैक किए थे, आई थिंक. No, this was Javed Nasir is the 1968 में he did his course with जावेद नसीर. Yeah. So Javed Nasir एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति है. 1993 मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड. मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड. He was the DGISI. He was an engineer officer. It's supposed to be a very bright officer. So when General Satish Nambiar मिले थे उनसे शायद 91 में, he had gone to Pakistan. He was DGMO then. And he said, I want to meet my old friend, General Javed Nasir. I believe he's a lieutenant general now. So then, even then, he said that ये Pakistan army वाले मुझे बोल रहे थे, look, he's not seen very kindly even in the Pakistan army. वो अलग level पे गए हैं वो. And he says, when Javed Nasir came, he says that he looked like a, preacher. बड़े लंबे दाढ़ी रखे थे. He was wearing a, cap and, traditional clothes. And he was not the Javed Nasir I'd done the course with. Yeah. I say it looks like there were two different people. Javed Nasir of 1968 was very different from Javed Nasir of 1991. And this man, he was actually part of the Tablighi Jamaat. Preacher थे. Right up to the time he passed away in 2024 at a very ripe age of 87, I think. He was 87 when he died. He was a hardcore preacher. And he was the one जिसके tenure में ISI started fighting religious wars. Bosnian Muslims को they were selling arms to them. They said this was post Babri Masjid. They said let us arm the Indian Muslims. So 1993 blast was immediately after Babri Masjid. Right. And they hid it in this entire thing of communal violence in India and all that. So they are always looking for opportunities like this. So you had people like Javed Nasir, एक one-off थे पहले, but now under Munir it has become literally the dominant force. Abhi, now look at the kind of people that Nasir will now, that Munir will now hire, will put into places of importance. उस तरह की जो सोच रखता है, उसी की तरह जो है.
पर सवाल religious. घूम फिर के सवाल ये आता है कि क्या ये जनरल्स हैं या ये सिस्टम है जो खराब है वहाँ का, जनरल्स ने ही ये सिस्टम बनाया है, और सिस्टम ने इन जनरल्स को बनाया है। बिल्कुल सेल्फ सस्टेनिंग एक सिस्टम है कि देयर विल बी every few years there will be a Zia, there will be a Musharraf, there will be a Munir, there will be a Rahil Sharif, there will be a Ashfaq Parvez Kayani, because they are the system. और ये ब्रेक कैसे हुआ? ये ब्रेक उस वक्त होगा जब पाकिस्तान की आवाम को ये पता लगेगा कि हम एक गैरिसन स्टेट में रह रहे हैं। आपको ट्रूमैन शो देखा होगा आपने, जब ट्रूमैन को ये एहसास होता है कि आई एम एक्चुअली लिविंग इन अ रियलिटी टीवी शो एंड ही ब्रेक्स आउट एंड ही एस्केप्स। द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान पीपल जो है, आम जनता जो है, हु हैव नो एजेंसी, सारी जो प्लानिंग सब कर रहे हैं, एलीट कर रहे हैं, द एलीट पॉलिटिशियंस एंड द मिलिट्री, they have no agency. वो बेचारे भूखे नंगे, they are standing in the queues, look at the chaos inside पर Pakistan. अभी भी तो लोगों को लगता ही होगा ना वहाँ के कि हम ऐसे हैं। They understand that. They came out in support of Imran Khan हाँ। 2-3 साल पहले, और जिस बुरी तरह से उनको, मतलब वो the way the military went after these protesters, और जिस तरह से उन्होंने इमरान खान को बिल्कुल एक काल कोठरी में बंद कर दिया कि he is losing his eyesight also. Yeah. And I was reminded of the way Mughals would do it to their own princes and all that. They have put Imran Khan in prison because he's the most popular man in Pakistan. This cycle can only break जब civilians assert control over the military, जो कि आज तक जिन्होंने भी ट्राई किया हो उनके साथ इस तरह से उन्होंने ये बर्ताव किया है, जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो तो ख़त्म कर दिया जिया ने, नवाज शरीफ को मुशर्रफ मारने ही वाला था, सऊदीज ने इंटरवीन कर दिया, बोले यार इसको यहाँ भेज दो, हम इसको यहाँ बिठा देंगे। और इमरान खान जो who is unbending till now, I'm not a big fan of his because I know he's also flirting with jihadis and all that, but you have to give him one thing, the kind of bravery that Imran Khan has shown standing up to Munir. वो किसी भी वक्त बोल सकता है यार बहुत हो गया यार, I'm more than 70, मैं और कितना लड़ूंगा, I want to spend time with my sons, my family, मुझे छोड़ दो, but he is not broken. And this is something that Munir cannot understand. कि आप सोच लीजिए, a person like Munir, this is almost like Mughal Empire kind of scheming, जो 10-12 साल का होगा जब 1979 हुआ था, where he would have been a young captain or major when Imran Khan won the World Cup and brought it to Pakistan 1992 में, और इसी व्यक्ति को उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया। And he's literally will kill him anytime, but he's not killing him, क्योंकि एक सवाल का उसको जवाब अभी तक नहीं मिला है मुनीर को, और वो ये है कि इज इमरान खान अ बिगर डेंजर टू मी डेड और अलाइव? और जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल जाएगा मुनीर को, देन इमरान खान विल फेस हिज। आपको क्या लगता है, पर इज ही डेंजर टू मुनीर डेड और अलाइव? आई थिंक मुनीर, ही इज अ डेंजर टू मुनीर व्हेन ही इज अलाइव। अच्छा। And what Munir will want to do is that he wants to become so powerful. वो उसकी क्या focus है? I just had this very interesting podcast with my friend General Ravi Shankar. I do a weekly podcast with him, and we were thinking today. आप चक्रा न्यूज़ पे डालते हैं podcast, Yeah, right? we do it on Chakra. We have a joint thing, Gunner Shot and Chakra News. So we were thinking today कि ये दो व्यक्ति जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर, क्या चाहते हैं? मुनीर ये चाहता है कि I want to be the first. He's only the second field marshal in Pakistan's history. I want to be the first general who has brought Donald Trump to visit Pakistan. आप सोच लीजिए 20 साल में एक भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान विजिट नहीं किया है। जॉर्ज बुश वाज द लास्ट 20 साल पहले, उसके बाद ओबामा आए, वो कभी नहीं आया पाकिस्तान, बाइडेन कभी नहीं आया पाकिस्तान, ट्रंप फर्स्ट टर्म में भी वो इनफैक्ट गाली देता था पाकिस्तान, ही डिडंट कम, बट ट्रंप ने अब कुछ ही दिन पहले मुनीर को बोला माय फेवरेट फील्ड मार्शल, अब वो डील देगा, अगर वो डील देगा तो मैं खुद आ जाऊंगा इस्लामाबाद। तो मतलब इतनी प्रेशर बना दिया उसने मुनीर पे कि बेटा अगर तूने डील दिलवा दिया, मैं खुद आऊंगा डील को अनाउंस करने के लिए इस्लामाबाद। सो मुनीर इज नाउ प्लेइंग विद हिस्ट्री कि आई विल बी द बिगेस्ट जनरल, आई विल बी द सुपरस्टार ऑफ ऑल द मिलिट्री डिक्टेटर्स, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वगैरह वगैरह वगैरह, द फर्स्ट मैन टू ब्रिंग American president to Pakistan. And you know, India तो कुछ भी नहीं है, they must be the fastest growing economy, but I am the preferred person to preferred partner, preferred security partner, उस तरह की। Trump wants a deal, उसको तो चाहिए deal, उसको he wants to exit
this war in West Asia, unwinnable war. Iranians will not bend, but he wants Munir to give him that opportunity. और ये मुनीर ही क्यों कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान की जो डिक्टेटर्स है, अमेरिका जो है, दे टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, बट दे लव डिक्टेटर्स. क्योंकि डिक्टेटर्स जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस देते हैं उनको. कौन जाएगा यार, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में देखो यार, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन, हमने कुछ रूलिंग पार्टी के साथ कुछ ये कर दिया तो ऑपोजिशन वाले कूद जाते हैं. देयर इज टू मच ऑफ कंफ्यूजन. दे डोंट लाइक डेमोक्रेसी. उनको मिलिट्री रूल बेहद पसंद है क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस है. ये हमारा आदमी है और ये हमारा काम करेगा. तो मैं एक्चुअली आई रोट अ कॉलम फॉर इंडिया टुडे, जो मैं सोच रहा था कि देखो यार, व्हेन एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर सब डिमिट्स ऑफिस, तो एक रिवाज है जो कि सारे जो स्टेट सीक्रेट्स है ही हैंड्स ओवर टू सक्सेसर. दैट इज अ एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन. जैसे नरसिम्हा राव वाज अबाउट टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स 96 में, उनको मौका नहीं मिला बिकॉज अमेरिकन्स पिक्ड अप द टेस्ट एंड दे वांट, दे सेड डोंट टेस्ट. सो नरसिम्हा राव सबमिटेड ऑल द सीक्रेट्स ऑफ the state to वाजपेयी जी जब वो प्रधानमंत्री बने. तो देयर इज अ वन प्राइम मिनिस्टर गिव्स टू अदर प्राइम मिनिस्टर. तो मैं सोच रहा था कि यार, जब एक पाकिस्तानी जनरल जो है, व्हाट इज द फाइल और द एडवाइस दैट ही मस्ट बी गिविंग हिज सक्सेसर. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग इट मस्ट बी जस्ट वेरी स्मॉल, एक वन लाइन, एक नोट, छोटा सा नोट, फॉर्चून कुकी वाली नोट का, फाइंड आउट व्हाट द अमेरिकन्स वांट एंड डिलीवर. कुछ नहीं, बस आपकी जो टेन्योर है सुख शांति से सही चलती रही. बस वो एक पूरी जो है इसके हाथ में लग गई. एंड ही इज नाउ फिगर्ड कि पहले जो था, जब वो लास्ट ईयर गया था व्हाइट हाउस में, रेयर अर्थ्स क्या चाहिए अमेरिका को, रेयर अर्थ्स चाहिए भाई, देखिए बक्सा खोल के वो खड़े हो गए यार, दुकान लगा दी वो व्हाइट हाउस के अंदर, ओवल ऑफिस के. और अब जो है ईरान, ही वांट्स अ एस्केप आउट ऑफ ईरान, तो इसलिए मुनीर लगे हुए हैं, गए वो खुद गए यार. अब सोच लीजिए, मुनीर हैज फ्लोन इनटू तेहरान नेगोशिएट करने के लिए, एरन बॉय की तरह. तो बॉस ने भेजा है मुझे, काम करा के आ जा तू, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा तेरे पास. बट आपको लगता है ट्रम्प डिलीवर करेगा? अगर मान लो मुनीर डील ला देता है तो ट्रम्प विल ऑनर हिज कमिटमेंट? आई थिंक ही विल. उसने बोल दिया है. एंड ट्रम्प इज अ क्या है यार, रियलिटी शो होस्ट है ना. ही इज द रियलिटी शो होस्ट, कंटेंट क्रिएटर है, खुद की प्लेटफॉर्म है उसके पास, ट्रूथ सोशल. ही विल सी दिस एज अ बिग ऑप्शन. क्योंकि जो अब तक जो हमने व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम 28th of February कि ट्रम्प वांट्स अ विक्ट्री फोटोग्राफ, कि मिशन अकम्प्लिश्ड वाला, ट्रम्प हैज डन दिस एंड आई एम स्टैंडिंग देयर. ही हैज नॉट गॉट वन फोटोग्राफ. अब सोच लीजिए, हर फोटो में वो प्लेन में खड़ा है, व्हाइट हाउस में खड़ा है, इधर खड़ा है, कुछ नहीं यार. एंड ऑल द बॉम्बिंग सीक्वेंस, वो कह रहे हैं हमने 15,000 टारगेट्स उड़ा दिए, ईरान की नेवी गिरा दिया, ये कर दिया, वो तबाही मचा दी. बट आफ्टर दिस, एज मीडिया पर्सन्स, बोथ ऑफ अस रियलाइज दैट एवरी इमेज इज लुकिंग लाइक एवरी अदर इमेज. उसमें कोई डिफाइनिंग विजुअल नहीं. जैसे कि 2003 में जब जॉर्ज बुश ने इन्वेड किया इराक में, व्हाट इज द बिगेस्ट डिफाइनिंग विजुअल? सदाम हुसैन की जो स्टैचू ऐसे गिर रहा है खट करके, दैट इज द बिग विजुअल. इवो जिमा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सबसे मेमोरेबल अमेरिकन फोटोग्राफ क्या है? वो इवो जिमा जो आइलैंड है, उस पर कब्जा किया उन्होंने मरीन्स ने, और मरीन्स ने वो फ्लैग गार्ड दिया, स्टार्स एंड स्ट्राइप, 4-5 मरीन ऐसे दबा रहे. मोस्ट मेमोरेबल अमेरिकन मिलिट्री फोटो, उसके स्टैचूज खुद बने हैं. यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है. उसको एक फोटो चाहिए कि ही वांट्स, ट्रम्प चौड़ा होके खड़ा होके कहना चाहता है, देखो 6 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने ट्राई किया, नहीं, रोनाल्ड रीगन, क्लिंटन, बुश सीनियर, बुश जूनियर, सब हार गए. बाइडेन ओबामा भी, सब ईरान के सामने नतमस्तक हो गए. सिर्फ मैं 40 दिन की लड़ाई के बाद मैंने ईरान को बोला है, बेटे तू नहीं आया तो देखिए तेरी खैर नहीं. और विक्ट्री फोटो, आई साइन द, वो ये फोटो चाहता है, विक्ट्री फोटो चाहता है, क्योंकि उसके आगे जो है 3 बड़े 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 इवेंट्स आ रहे हैं. और ट्रम्प के साथ वो ये डेडलाइन है, वो उसकी क्लॉक जो है टिकिंग है. द फर्स्ट वाला जो 14-15 में चाइना जा रहा है शी जिनपिंग को, ही वांट्स टू सी आई टू आई कि भाई वी आर बोथ लायंस, उस टाइप का है. ही लव्स डिक्टेटर्स, स्ट्रॉन्ग मैन. सेकंड जो है 4th of July में 2026, 250th एनिवर्सरी ऑफ द यूएस. वो नहीं चाहता है कि मैं, आई एम सिटिंग इन एन अनविनेबल वॉर वेस्ट एशिया में, और दैट टू विद ईरान, छोटा देश है, 47 years से वी हैव बीन सैंक्शनिंग देम. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रम्प द पॉलिटिशियन, वो है मिड टर्म इलेक्शन. अगर आप ये नहीं जीतोगे 3rd November को, अगर आपने हाउस पे कब्जा नहीं किया, मतलब इफ यू नॉट कंटिन्यूड योर थिंग ऑन द हाउस, देन यू आर अ लेम डक प्रेसिडेंट. मतलब आपकी जो अगले के 2 साल है, आप मतलब यू विल बी एट द मर्सी ऑफ द डेमोक्रेट्स. सो 3 very important things. Trump is also desperate. Interesting. And that's why he's forcing Munir. Munir, deliver.
अभी पिछले हफ्ते मैंने पॉडकास्ट पे मेजर सुदीप सिंह आए थे, ठीक है, तो उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उनका कहना था कि बाकी जितने से भी मैंने बात की है Yeah. सबका ये ओपिनियन था कि ईरान इज विनिंग, राइट मोस्टली सबका यही Yeah, बोलना yeah, था, yeah. ठीक है। बट उनका एक इंटरेस्टिंग काउंटर व्यू था कि ईरान सिर्फ दिखा रहा है, ईरान के बस की कुछ नहीं है, ईरान इज Yeah. नॉट विनिंग एट ऑल, इट्स द यूएस दैट हैज वॉन ऑलरेडी। See, I'll tell you, it's very complicated because ये definition of victory, loss इस तरह के युद्ध में बहुत ही अलग है। 2003 में साफ था कि US invaded Iraq, destroyed Saddam Hussein's government, defeated the Iraqi army, captured Baghdad, and that statue. Ground invasion किया उन्होंने। ईरान पे they were very clear कि there cannot be a ground invasion because Iran is as big as Iraq and Afghanistan combined. It's a big country, almost 2 million square kilometers. So they had to do aerial bombing campaign. अब aerial bombing campaign में आप कितना बॉम्ब करोगे? अगर वो आदमी मानने को तैयार नहीं, हार मानने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने सब कुछ किया, दे पुट ब्लॉकेड बना दिया, ये क्या, तेरे तेल को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को ये करूंगा, तेरी नेवी को मैंने ये कर दिया। उसके बाद क्या? तो मैं ये भी करूंगा, या ठीक है करते रहो। सो ईरान बाय नॉट एडमिटिंग डिफीट इज विनिंग। बट ये किस तरह की विक्ट्री है कि दे हैव बीन हेवीली बॉम्ब्ड, आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। उनकी लीडरशिप उन्होंने पूरी खत्म कर दी है, 40-50 उनके जो लीडर्स हैं, देयर नेवी इज गॉन, दे हैव बीन वेरी वीकन, हेवीली वीकन। सो एक तरह के अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, पेरिक विक्ट्री है। A victory that you have won with a lot of losses of blood, treasure, soldiers, आपकी जो axis of resistance है। But if you look at it in a different way, regime के तौर पे regime has survived। ये क्या चाहते थे? इनके war aims क्या थे? ट्रम्प 5 war aims लेके आया था ईरान में। पहली जो उनका जो मकसद था ये कि regime change, हम इतने बॉम्ब गिराएंगे कि सारे उनके लीडर्स मर जाएंगे और फिर ये जो है 1979 मूवमेंट हो जाएगा यहाँ पर। Then they wanted to stop the nuclear enrichment. That was number 2. Then take away the nuclear enriched fuel, highly enriched uranium. Axis of resistance को dismantle करना है उनको, which is all their proxy, Hezbollah, Houthis, Hamas. And the last one is that ballistic missile program, which Iran has got. उनकी जो ट्रम्प कार्ड है उसको ये करना है। ईरान ने इनफैक्ट ये 5 को न होने दिया और एक छठे इस पे कूद गए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पे आ गए वो, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं कि यार ये कर सकते हैं। बट इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि किसी ने सोचा कैसे नहीं। उनको, मुझे लगता है उन्होंने सोचा था कि दिस कैन बी एन ऑप्शन, बट दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि जिस तरह की हम बॉम्बिंग करेंगे पहले दिन पे, उनकी जो लीडरशिप को हम खत्म करेंगे, उनको ये नहीं लगा कि न सिर्फ लीडरशिप सर्वाइव करेगी, पर ये मोज़ेक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने से दे विल अटैक, डिसेंट्रलाइजेशन जो मोज़ेक स्ट्रैटेजी है, इतने सारे अटैक्स करेंगे ऑन ऑल द जीसीसी कंट्रीज इंक्लूडिंग जीसीसी प्लस इजराइल। ये कभी युद्ध में कभी नहीं हुआ है, पॉसिबली एवर, कि एक देश ने एक साथ 7-8 देशों पे अटैक किए मिसाइल्स और ड्रोन्स को लेकर, जैसे कि ईरान ने किया। बट नोबडी काउंटर अटैक्ड। नन ऑफ द जीसीसी कंट्रीज, यूएई ने लॉन्च किए कुछ मिशंस, बट दे वर आइदर दे वर पैरालाइज्ड और दे वर टोल्ड बाय द अमेरिकंस नॉट टू अटैक देम, बिकॉज अगर वो अटैक कर देते देन इट वुड बिकम अ शिया सुन्नी काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, देन देयर इज अ पोटेंशियल कि उनके दो देशों में सुन्नी पॉपुलेशन, शिया पॉपुलेशन, those could they could revolt. So these GCC countries are also very weak. They are actually monarchies है, तो monarchies भी अनसीट हो गए। तो हम यहाँ पे regime change की बात कर रहे हैं, यहाँ regime change हो जाएगा। Yes, and they're all pro US. So अगर आप देखोगे on the Arab street जो है, सबसे high street cred जिसको कहते हैं, ईरान है street cred. Right. So all people say they have stood up to the Americans, जो डेविड और गोलायत जो हम normally समझते हैं, they are like David, they have stood up to Goliath. Yeah, and somehow people want, सब लोग भूल चुके हैं, but everybody wants Iran to win. I don't know why. I guess maybe only because of David versus Goliath. Underdog story. Yeah, बिल्कुल underdog story है। जैसे एक वो फिल्म है ना, वो बहुत प्रसिद्ध फिल्म है सिल्वेस्टर स्टैलोन की, रॉकी क्या स्टोरी है यार, अंडरडॉग है, कहीं से नहीं आया वो, मतलब ये कि ही इज गिवन वन शॉट एट द चैंपियनशिप, अपोलो क्रीड के खिलाफ, उसको क्रीड को वो फ्लैट कर देता है, देन ही बिकम्स, सो दैट्स अ राइज ऑफ द अंडरडॉग, लाइक पीपल वांट दैट अंडरडॉग, पीपल दे back the underdog. So in this case also Iran is the underdog. So that is the very interesting. But बहुत मजा आया सर। Sandeep, thank you so much for being here. Thank you for having me on your podcast. I hope we do another round very soon with you. Sure. And thank you so much ये podcast end तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए, एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे।
पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।